तो अब आइए बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में बात करते हैं तो इसके दो घटक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होते हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। एक तो पहला घटक होता है जैविक घटक होता है, और दूसरे घटक के बारे में बात करते हैं तो दूसरा घटक होता है अजैविक घटक होता है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र को इकोसिस्टम कहा गया, जो कि हमने अभी आपको बताया था यानी पिछली क्लास में। देखो, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। एक तो बायोटिक कंपोनेंट्स में, दूसरा देखा जाए तो अबायोटिक कंपोनेंट्स में। यही जो जैविक घटक है इसे को बायोटिक कंपोनेंट कहा गया है, यही जो अजैविक घटक है इसे अबायोटिक कंपोनेंट्स कहा गया है। अब दूसरी बात करते हैं, फिर समझिएगा। बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि देखो, बायोटिक हमने समझाई दिया, जैविक घटक का मतलब क्या हो जाता है? जिनमें जीवन होता है, वे सारे जिनमें जीवन होता है, पेड़ पौधे पशु पक्षी सूक्ष्म जीव, ये सारे जैविक घटक में आएंगे। अब जैविक घटक को भी अगर देखा जाए तो तीन भागों में बांटा गया है। एक तो पहला भाग हो जाता है दोस्तों, पहला भाग हो जाता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को कहा जाता है हिंदी में उत्पादक कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, प्रोड्यूसर को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। और दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं तो दूसरा पार्ट है कंज्यूमर। कंज्यूमर को क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। और तीसरे के बारे में बात करते हैं डीकम्पोजर, और डीकम्पोजर को क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। तो डीकम्पोजर को क्या कहा जाता है? अपघटनकर्ता कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन आगे चलकर क्या किया गया? कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता को भी तीन भागों में बांट दिया गया। समझिएगा दोस्तों। देखिए, मैंने आपको बताया कि बायोटिक कंपोनेंट्स को तीन भागों में बांटा गया। एक तो प्रोड्यूसर जिसे उत्पादक कहा गया, दूसरी बात करते जिसे क्या कहा गया? उत्पादक कहा गया। दूसरी बात करते हैं, एक दूसरा है कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्या कहा गया? उपभोक्ता कहा गया। फिर उसके बाद तीसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं तो डीकम्पोजर्स जिसे क्या कहा गया? अपघटनकर्ता कहा गया है। फिर आगे चलकर क्या किया गया? कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता के बारे में बात करते हैं तो उपभोक्ता को भी तीन भागों में बांट दिया गया। एक तो प्राइमरी कंज्यूमर जिसे प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाएगा, दूसरा है सेकेंडरी कंज्यूमर जिसे द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाएगा, और तीसरा है टर्सरी कंज्यूमर जिसे क्या कहा जाएगा? तृतीयक उपभोक्ता कहा जाएगा या सर्वोच्च उपभोक्ता कहा जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आइए बात करते हैं अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में, जो कि हमने पहली वाले क्लास में और इसके पिछली वाले क्लास में भी हमने आपको बताया था। तो अबायोटिक कंपोनेंट जिसे क्या कहा जाता है? अजैविक घटक कहा जाता है। तो अबायोटिक कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? अजैविक घटक कहा जाता है। जिसके अंतर्गत हवा की बात करते हैं, ठीक है, जिनमें जीवन नहीं होता है वे सारे अजैविक घटक में आते हैं। जैसे कि एयर की बात करते हैं, वायु की बात करते हैं, वाटर, विंड, सॉइल, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सारे किस में आ जाएंगे? अबायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए एक एक चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं। अब आइए बात करते हैं, इसको एक एक चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं। ये वही वाला चित्र ऊपर जो हमने आपको समझाया था वही बातें यहाँ पर है, ठीक है। अगर आप देखना चाहें तो एक बार फिर से दिखा देता हूँ। देखो, इकोसिस्टम चलो रहने देता हूँ, नहीं तो आप भूल जाएंगे। चलिए अब समझते हैं उत्पादक के बारे में, उपभोक्ता के प्रकार के बारे में। अब आइए समझते हैं उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता किसे कहा जाता है? और क्या मैंने बोल दिया। अब आइए समझते हैं उत्पादक के बारे में और उसके बाद समझते हैं उपभोक्ता के बारे में। देखिए, उत्पादक को अंग्रेजी में कहा गया है प्रोड्यूसर कहा गया है। उत्पादक किसे कहा जाता है? जो स्वतः ही उगते हैं, जो स्वतः ही उगते हैं, जिन्हें उगाने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, मतलब किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई ये नहीं होगा कि बैठकर पकड़ कर बैठा होगा कि हाँ भाई तुम पेड़ पौधे हो तुम उग जाओ, ठीक है। जो उत्पादक होते हैं वे स्वतः ही उगते हैं और स्वयं ही अपने भोजन का निर्माण करते हैं। किसी को भोजन देने की आवश्यकता नहीं होती है कि ये लो खाना तुम खा लो, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि चिंटू पिंटू के यहाँ ज़रूरत पड़ेगी कि भैया खाना ला के दो चिंटू पिंटू, तो वे लोग खाना पीना नहीं ला के देंगे। यहाँ पर क्या होगा? चंगू मंगू ये स्वयं हैं तो अपने आप से भोजन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जो अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि कैसे अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर लेते हैं। जब इनको कोई भोजन देता ही नहीं है तो कैसे अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर लेते हैं? तो भैया एक प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से क्या होता है? अपने भोजन का स्वयं निर्माण कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंतर्गत किसके एग्जाम्पल को रखें जो हमें समझ में आ जाए, या क्या चीज़ें रखें जो जल्दी क्लियर हो जाए। जैसा कि बात करते हैं पेड़ पौधे। देखिए,
कोई एग्जाम्पल अपने आप से नहीं रख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल अपने आप से नहीं रख सकते हैं जब तक वो सिद्धांत उस पर अप्लाई नहीं हो जाता है। जैसा कि बात करते हैं पेड़ पौधे की बात करते हैं, शैवाल की बात करते हैं, ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे, पेड़ पौधों के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और शैवाल के बारे में बात करते हैं तो वे आ जाएंगे उपभोक्ता उत्पादक में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, उत्पादक में आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, उत्पादक किन्हें कहा गया, प्रोड्यूसर किन्हें कहा गया, जो स्वतः ही उगते हैं और स्वयं ही भोजन का निर्माण करते हैं। और कैसे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और जिसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो पेड़ पौधे शैवाल ये सब आ जाते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ तक मेरी बातें आप तक पहुँच गई होंगी और आपको बड़ा ही सुकून मिल रहा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि पहली बार मैं पढ़ा हूँ जो मुझे आज अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है। देखिए, इमेजिनेशन करिए एक बार, पेड़ पौधे को क्या आप स्वयं खाना पानी देने जाते हैं, तो नहीं, पानी तो देने चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्या उन्हें स्वयं भोजन देते हैं, नहीं, आप भोजन नहीं देते, बल्कि वे पेड़ पौधे जो होते हैं वो बेचारे क्या करते हैं, अपने आप से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। सोचिए हमारी प्रकृति ने कितना बेहतर तरीके से प्रकृति का निर्माण किया, हर वो चीज़ें कितनी बेहतर और कितनी सिस्टमेटिक तरीके से बनाया जिससे चीज़ें सारी एक श्रृंखला में चलती रहें। और सारी चीज़ें अभी आप देखेंगे एक श्रृंखला में सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर श्रृंखला टूटती है तो वैसे ही पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाएगा, ठीक है, या असंतुलन पैदा हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको बताया उत्पादक के बारे में, अब आइए बात करती हैं उपभोक्ता के बारे में। देखिए समझिएगा अच्छे तरीके से, उपभोक्ता को अंग्रेजी में क्या कहा गया है, उपभोक्ता को अंग्रेजी में कहा गया है कंज्यूमर कहा गया। क्या कहा गया है, कंज्यूमर कहा गया है। तो उपभोक्ता को क्या कहा गया है, कंज्यूमर। सोचिए एक बार, जब आप किसी चीज़ को पाते हैं तो उसे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। कोई चीज़ें अगर आपको दे दिया जाए तो आप कंज्यूम कर लेते हैं, खा जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, कंज्यूमर ही, आप कंज्यूमर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं इसको और अच्छे तरीके से। देखिए, कंज्यूमर को हिंदी में कहा गया, उपभोक्ता कहा गया है। ये जो उपभोक्ता होते हैं ना, ये अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं या उत्पादक से ही अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो ये अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर होंगे, उपभोक्ता या कंज्यूमर, मतलब कि कंज्यूमर, या अपने भोजन उत्पादक से प्राप्त कर लेंगे, इनसे मांग लेंगे भैया आप हमें भोजन दे दो, क्योंकि बिना आपके भोजन दिए हमारा जीवन संभव नहीं है आगे चल पाना, क्योंकि हम भूख से तड़प रहे हैं और भोजन हमें जब तक आप नहीं देंगे तब तक हमारा जीवन व्यर्थ रहेगा और हमारे जीवन मतलब हमारा जीवन भी खत्म हो सकता है। जैसा कि बात करते हैं, गाय क्या खाती है, इमेजिनेशन करिए, या इतना समझ में आता ही है, गाय क्या खाती है, गाय घास खाती है। गाय को अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि घास को ही भीसी में रख देते हैं, इसका मतलब हो गया पेड़ पौधे शैवाल के साथ साथ घास को भी इसी में रख देते हैं। तो गाय जो खाती है घास खाती है। बकरी की बात करती हैं तो बकरी क्या खाती है, पत्ते खाते हैं, पेड़ पौधों के पत्ते वगैरह या घास भी खाती हैं। तो एक इसमें किससे भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उपभोक्ता उत्पादक से भोजन प्राप्त कर रहे हैं। फिर बात करते हैं भैंस की बात करते हैं तो भैंस भी इसी तरह से है। कुत्ता की बात करते हैं, देखिए कुत्ता जो है वो यहाँ से भोजन प्राप्त नहीं करेगा, बल्कि यहाँ से जैसे कि बकरी को खाकर अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। बिल्ली के बारे में बात करते हैं तो बिल्ली जो है अपना भोजन इन्हीं में से किसी को खा सकती है। शेर की बात करते हैं, ये भी इन्हीं में से किसी को खा सकते हैं, लेकिन यहाँ से शेर, कुत्ता, चूहा यहाँ से भोजन प्राप्त नहीं करेंगे, इसी में से ही भोजन प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं उपभोक्ता के बारे में, ना कि हम ये समझ रहे हैं प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है, द्वितीयक उपभोक्ता किसे कहा जाता है और तृतीयक उपभोक्ता किसे कहा जाता है। अभी केवल और केवल हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं उपभोक्ता किसे कहा जाता है और उपभोक्ता किसे कहा जाता है और उत्पादक किसे कहा जाता है। तो उत्पादक वे होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधे घास शैवाल आ जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं। उपभोक्ता उन्हें कहा जाता है जो अपने भोजन के लिए या तो किसी और पर निर्भर होते हैं या अपने भोजन उत्पादक से प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे बकरी की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, भैंस की बात करते हैं, चूहा, कुत्ता, बिल्ली, शेर, ये सब जो हैं उपभोक्ता में आएंगे। ध्यान रखिएगा, ये सारे आएंगे उपभोक्ता में आएंगे। जितने भी जीव जंतु पशु मनुष्य, यहाँ तक कि मनुष्य भी उपभोक्ता में आएगा। सारे जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी हैं, ठीक है, ये सारे जो हैं इसमें आएंगे, उपभोक्ता में आएंगे। लेकिन इनको भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जैसे भाई कोई तो है शाकाहारी,
कोई तो है मांसाहारी, कोई सर्वोच्च मांसाहारी है, तो इसलिए इनको भी अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो आगे चलकर क्या किया गया, उपभोक्ता को भी 3 भागों में बांटा गया, जो कि हमने आपको पहले बताया है। प्राइमरी कंज्यूमर की बात करते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करते हैं और टर्सरी कंज्यूमर के बारे में बात करते हैं। तो आइए समझते हैं अब प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में और द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में और तृतीयक उपभोक्ता के बारे में। देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में बात करते हैं तो जिन्हें अगर हम चाहें तो शाकाहारी भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कहाँ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि ये पत्तियों को खाते हैं, कोमल तनों को खाते हैं, जिसके अंतर्गत टिड्डा, बकरी, हिरन, गाय, भैंस, हाथी के बारे में बात करते हैं। तो एक इसमें आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं उन्हें शाकाहारी भी कहा जाता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं उन्हें शाकाहारी भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रकृति से उत्पन्न हुई चीज़ों को खाते हैं। जैसे कि बात करते हैं पेड़ पौधे, घास फूस, इन सब चीज़ों को खाते हैं। तो इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता में रखा गया है। किन्हें रखा गया है, टिड्डा, बकरी, हिरन, गाय, घोड़ा आदि। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में बात करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं दोस्तों, द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वे क्या करते हैं, अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के जो जीव जंतु होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के जो जीव जंतु होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसा कि बात करते हैं, ये क्या करते हैं, एक तरीके से मेढक है, मेढक के बारे में बात करते हैं तो मेढक टिड्डा को खा जाता है। बिल्ली की बारे में बात करते हैं, बिल्ली बकरी को भी खा सकते हैं, हिरन को भी खा सकते हैं। ठीक है, अब मरने के बाद ये नहीं कि एक तरीके से क्या है कि तुरंत या बिना मरे ही, जैसे बकरी के बच्चा होता है उसको खा सकता है। लोमड़ी के बारे में बात करते हैं तो लोमड़ी भी हिरन को खा सकती है, गाय को, या यहाँ से भोजन प्राप्त कर सकती है। अब सोचिए कि जब एक जंतु किसी दूसरे जंतु का शिकार कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो जाएगा वो जंतु जो है वो जंतु जो होगा मांसाहारी कहा जाएगा। ठीक है, तो द्वितीयक उपभोक्ता वाले या द्वितीयक उपभोक्ता में आने वाले जो जीव जंतु होते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के जो जीव जंतु होते हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता के बारे में बात करते हैं। ये जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं दोस्तों, जिन्हें टर्सरी कंज्यूमर वाले कहा जाता है, तो ये क्या करते हैं, अपने भोजन को कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता के जीव जंतु या तो द्वितीयक उपभोक्ता के जीव जंतु या फिर दोनों को या केवल एक को खाकर क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं या अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। जैसे कि बात करते हैं शेर के बारे में। शेर हिरन को भी खा सकता है, गाय को भी खा सकता है और लोमड़ी को भी खा सकता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है या सर्वोच्च उपभोक्ता इन्हें कहा जाता है, टर्सरी उपभोक्ता कहा जाता है, उपभोक्ता वाले कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, मुझे लगता है कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी दोस्तों कि प्राथमिक उपभोक्ता किन्हें कहा गया है, द्वितीयक उपभोक्ता किन्हें कहा गया है और तृतीयक उपभोक्ता किसे कहा गया है। तो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन कौन से जीव जंतु आते हैं ये हमने आपको बता दिया, और उन्हें क्या कहा जाता है, एक और शब्द के नाम से कैसे जाना जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में, तृतीयक उपभोक्ता के बारे में हमने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अब बात कर लेते हैं सर्वाहारी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सर्वाहारी का मतलब हो जाता है जो उत्पाद को तथा जो उत्पाद से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता से भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, सर्वाहारी कहा जाता है। जैसे मनुष्य की बात करते हैं, बिल्ली की बात करते हैं, कौवा की बात करते हैं, मोर की बात करते हैं, तो ये जो है एक तरीके से सर्वाहारी में आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए मैं आप लोगों को एक लाइन में समझा देता हूँ। देखिए, उत्पादक का मतलब हो जाता है पेड़ पौधे हो जाते हैं, घास हो जाती है। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब हो जाता है ये शाकाहारी होंगे। ठीक है, ये शाकाहारी होंगे। और शाकाहारी कौन होंगे, ये सब जैसे जीव जंतु, गाय को देख रहे हैं आप, बकरी को देख रहे हैं, हिरन को देख रहे हैं, ठीक है, भैंस को देख रहे हैं, तो ये शाकाहारी है। ये क्या करते हैं, इनको खाते हैं। ये क्या करते हैं, इनसे भोजन अपना प्राप्त करते हैं। दूसरी बात समझिएगा, द्वितीयक उपभोक्ता के बारे में बात करते हैं तो इन्हें मांसाहारी कहा जाता है। अब जिसे मांसाहारी कहा जाएगा तो कहने का मतलब ये है वो घास फूस तो खाएगा नहीं, वो किसी दूसरे ही जीव जंतु का शिकार करेगा। तो ये सब जीव जंतु क्या करते हैं, यहाँ से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है, मांसाहारी। और द्वितीयक सेक्टर में इन्हें रखा गया या द्वितीयक कंज्यूमर में इन्हें रखा गया है। अब तीसरी बात करते हैं, तीसरा जो है सर्वोच्च, जो कि राजा है, टर्सरी कंज्यूमर है, जो सर्वोच्च मांसाहारी। अब सर्वोच्च मांसाहारी वाला जो होगा
वो क्या करेगा भैया, वो क्या करेगा, जिस सबको खा सकता है, मतलब इनसे भी अपना भोजन प्राप्त कर सकता है और इनसे भी अपना भोजन प्राप्त कर सकता है, या दोनों को खाकर अपना भोजन प्राप्त कर सकता है। तो एक इसमें आएंगे सर्वोच्च मांसाहारी में आएंगे, यानी कि तृतीय उपभोक्ता में आएंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा मैं समय लेकर आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अच्छे से पढ़ा रहा हूँ। सर्वाहारी आपने समझ लिया है, तो अब बताने की आवश्यकता है नहीं। अपघटनकर्ता के बारे में बात करते हैं, तो अपघटनकर्ता को क्या कहा जाता है, अंग्रेजी में डीकम्पोजर से कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीकम्पोजर से कहा जाता है। ये जो अपघटन करता है ना, ये जो अपघटन करता है ना दोस्तों, इन्हें मृतक भक्षी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतक भक्षी भी कहा जाता है। अब मृतक भक्षी का मतलब ये हो जाता है, कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे होंगे, जीव जंतुओं को, जो जीव जंतु मर गए हैं उनसे अपना भोजन प्राप्त करते होंगे। तो बिल्कुल सही बात है, जो अपघटन करते में आते हैं, जो अपघटनकर्ता में आते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है, वे क्या करते हैं, मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब ये है कि मृत शरीर के जो कार्बनिक पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों में क्या कर देते हैं, बदल देते हैं या अपघटित कर देते हैं। अपघटन जैसे कि बात करते हैं, इसके अंतर्गत कवक और बैक्टीरिया, जिसे जीवाणु कहा जाता है। तो ये अपघटन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया और कवक आएंगे, यानी फंगी। कवक को फंगी कहा जाता है, बैक्टीरिया को जीवाणु कहा जाता है हिंदी में, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप ऐसे समझ लीजिए, अपघटनकर्ता किन्हें कहा जाएगा। आपने देखा होगा कोई भी जानवर मरा होगा, वो जानवर सड़ गया होगा और उस जानवर में छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, उनको देख पाना कई बार मुश्किल होता है, लेकिन कई बार थोड़ा बहुत दिख भी जाते हैं। तो छोटे छोटे जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वे अपघटनकर्ता, यानी कि जो जीव जंतु मरे होते हैं उनको, उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको फिर से पर्यावरण में क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, मिट्टी में फिर से मिला देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उन्हें क्या कहा जाता है, अपघटनकर्ता कहा जाता है, जो पुनः मरे हुए जानवरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और फिर से उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, अपघटनकर्ता कहा जाता है, जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया, कवक या फंगी आते हैं, ठीक है, उन्हीं को अंग्रेजी में कहा जाता है। ठीक, आइए अब समझते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में। आइए अब समझते हैं खाद्य श्रृंखला के बारे में। देखिए, खाद्य श्रृंखला को अंग्रेजी में कहा जाता है फूड चेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूड चेन कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऊर्जा का जो प्रवाह होगा एक दिशी होगा। एक दिशी का मतलब होगा एक जंतु एक चीज़ किसी को खाएगा तो दूसरा उसको खाएगा, तीसरा उसको खाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशी होता है, ठीक है, एक दिशा से दूसरे दिशा में मतलब जाता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हिरन है, इसको खा रहा है और इसको खाने के बाद कोई इसको खा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फूड चेन बना हुआ है, एक श्रृंखला बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सी और बातें समझ लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जो खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन जो है, इसकी एक कड़ी बनती है, यानी एक श्रृंखला बनती है। जैसा कि बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि बात करते हैं यहाँ पर जो ट्री है, यानी कि जो पौधा है, पौधे को खाया हिरन ने, हिरन को खाया हिरन को खाया शेर ने। अब यहाँ पर कितनी श्रृंखला बनी, 3 श्रृंखला बनी, ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी देखिए, यहाँ फूल है, फूल को खाया क्या नाम है, फ्लाइज ने, यानी कि कह सकते हैं तितली ने खाया, और तितली को खाया मेढक ने, और मेढक को खाया सर्प ने, और सर्प को खाया, अगर देखा जाए तो मेढक सर्प को खाया ईगल ने, यानी कि बाज ने खाया। तो 1 2 3 4 5 श्रृंखला बनी है। ये हो गई 5 श्रृंखला, ठीक है। फिर दूसरी बात करते हैं फ्लावर को अगर देखा जाए तो फ्लावर यानी कि जो फूल है, फूल को खाया मछली ने, ठीक है, मछलियों ने खाया, स्मॉल छोटी मछलियों ने, और छोटी मछलियों ने खाया बड़ी मछली को, छोटी मछलियों को बड़ी मछली ने खाया, और बड़ी मछली को कौन खा गया, यहाँ पर एक तरीके से बगुला खा गया, यानी कि बगुला खा गया, जो कि बर्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4, 1 2 3 4 श्रृंखला। कितनी श्रृंखला बनी, 4। पहले वाले में आपने देखा कितनी श्रृंखला थी, 3, और दूसरे वाले में आपने देखा 5, और तीसरे वाले में आपने देखा 4 श्रृंखला बनी। यहाँ मेरा समझाने का मतलब ये है कि खाद्य श्रृंखला में ज़्यादा से ज़्यादा 5 श्रृंखला, यानी 5 स्तर तक ही श्रृंखला बन सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो केवल और केवल 5 श्रृंखला ही बन सकती है, यानी कि 5 स्तर तक ही
फूड चेन बन सकता है या बन सकते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में कभी ये प्रश्न पूछ ले कि कितने श्रृंखला तक हम पहुंच सकते हैं खाद्य श्रृंखला में या खाद्य कड़ी में, तो 5 श्रृंखला तक हम पहुंच सकते हैं, जो कि हमने 5वां आपको बताया हुआ है। कौन सा है? तो ये 5वां याद कर लीजिए, या अपने आप से आप बना सकते हैं, जैसा भी आपको लगे आप बना सकते हैं, नहीं तो जो मैंने लिखवाया है इसको याद कर लीजिए, इससे बाहर से नहीं आएगा। जैसे फ्लावर की बात करते हैं, फूल को खाया तितली ने, तितली को खाया मेढक ने, मेढक को खाया सर्प ने, सर्प को खाया ईगल यानी कि बाज ने खाया। अब यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि बात करते हैं एक पर्यावरणविद थे जिनका नेम था लिंडेमान, जिनका नेम था दोस्तों लिंडेमान था। क्या था? लिंडेमान था या लिंडमेन था, ठीक है, उनका नेम ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी यहाँ से क्या करता है 100% एनर्जी लेता है, 100% यहाँ से एनर्जी लेता है, तो सब तक क्या होता है, लास्ट होते होते सबको 10% मिलता है। कितना मिलता है? 10%। और लास्ट होते होते अगर देखा जाए दोस्तों, कुल मिलाकर 10%। सिंपल सी बात इतनी है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। इस कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो क्या होगा, 10% ही सबको एक तरीके से एनर्जी मिलती है, संचित होती है, मिलती नहीं है। जैसे मान लेते हैं हमने 100% एनर्जी लिया, 100% कोई चीज़ें हमने खाया, तो केवल और केवल हमें 10% ही हम में संचित हो गई एनर्जी, बाकी 90% हरास हो जाती है। तो लिंडेमान साहब ने क्या कहा? लिंडेमान ने कहा कि एक तरीके से हम जो 100% एनर्जी लेते हैं उसमें क्या होती है, 90% एनर्जी हानि हो जाती है और 10% ऊर्जा या जो एक तरीके से एनर्जी होती है वो संचित होती है, यानी कि शरीर में रूपांतरित करता है, ठीक है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? अगर आपके एग्जाम में ये पूछ ले कि भैया ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तब आप क्या बताएंगे? ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य है। तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। इस बात को ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो खाद्य श्रृंखला में हमने आपको क्या बताया कि खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। फिर हमने आपको बताया कि खाद्य श्रृंखला में अगर देखा जाए तो केवल 5 स्तर तक ही खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी बन सकती है। और तीसरी बात हमने आपको बताया कि लिंडेमान साहब ने कहा कि जब कोई 100% एनर्जी लेता है तो उसके पास के 90% एनर्जी हानि हो जाती है, ह्रास हो जाती है, और 10% ही एनर्जी उसके पास संचित होती है, ठीक है। तो इस नियम को किसने दिया है? 10% के नियम को किसने दिया? वो लिंडेमान साहब ने दिया है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ऊर्जा का पिरामिड, कई बार पिरामिड से क्वेश्चन आता है, तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है हमेशा सीधा बनता है। तो इसको ऐसे ही याद कर लीजिए, फालतू मत दिमाग लगाइए। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है दोस्तों, ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। जैसे यहाँ पर उत्पादक होगा, फिर यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो उत्पादक, फिर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इसलिए क्या कहा गया है कि एक तरीके से ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सदैव क्या होता है? सीधा बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं आगे के पॉइंट में, खाद्य जाल के बारे में। सॉरी दोस्तों, अब आइए बात करते हैं खाद्य जाल के बारे में। देखिए, खाद्य जाल के बारे में अगर देखा जाए दोस्तों, खाद्य जाल क्या होता है? अनेक खाद्य श्रृंखला का समूह जो होता है वो खाद्य जाल कहलाता है। देखिए फिर से एक बार परिभाषा मैं पढ़ रहा हूँ। खाद्य जाल जो होता है, अनेक खाद्य श्रृंखला के समूह को क्या कहा गया है? खाद्य जाल कहा गया है। इसमें ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है बहुदिशीय मार्ग होता है, बहुदिशीय मार्ग होता है। क्या होता है? बहुदिशीय मार्ग होता है, यानी कि एक मार्ग से नहीं कई मार्गों से होकर जाता है ऊर्जा। तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा एक मार्ग से होकर कई मार्गों से होकर ऊर्जा जाती है। तो ध्यान रखिएगा, खाद्य जाल क्या है? इसे अंग्रेजी में फूड वेव कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फूड वेव कहा जाता है। जहाँ पर अनेक खाद्य श्रृंखला का समूह जो होता है खाद्य जाल कहलाता है। और खाद्य जाल में ऊर्जा का स्थानांतरण का मार्ग जो होता है बहुदिशीय होता है, मल्टी एक तरीके से डायरेक्शन होता है। कोई यहाँ किसी को भी खा सकता है, कोई किसी का इंतजार नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा, फूड वेव में क्या होता है? कोई किसी का इंतजार नहीं करता है, जो जिसको पाता है वो खाता है। जैसे कि यहाँ अगर आप देखते हैं, ये है घास है। अब घास को अगर देखा जाए तो ग्रास हॉपर खा सकता है, यानी टिड्डा खा सकता है। और घास को ही अगर देखा जाए तो माउस भी खा सकता है, यानी चूहा भी खा सकता है। हाँ, अब यहाँ पर आप देखिए चूहे को, देखिए चूहे जल्दी समझ में आए। अब चूहा को ईगल भी खा सकता है, और चूहा को जो है एक तरीके से
स्नेक भी खा सकता है, सर्प भी खा सकता है। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ऊर्जा का जो मार्ग है बहुदिशीय है, कोई किसी को भी खा रहा है, जो जिसको पा रहा है वो आराम से खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ पर क्या है, कुल मिलाकर सबको अपना भोजन प्राप्त करना है, ठीक है। सबका लक्ष्य होता है अपना जीवन सही और संतुलित बनाए रखना। जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या है, एक तरीके से एक मिनट, हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ट्री है उसके पत्तों को हिरन खा रहा है। हिरन को अगर देखा जाए तो सर्प भी खा सकता है, ठीक है। और सर्प को अगर देखा जाए तो एक तरीके से सर्प को कौन खा सकता है, ईगल खा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से भी एक चीज़ें चल रही है। जैसे यहाँ अगर आप देखते हैं तो घास को खाया टिड्डा ने, टिड्डा को खाया मेढक ने, मेढक को खा गया एक तरीके से मेढक को खा गया ईगल ने, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है खाद्य जाल है, फूड वेव है, इस बात को ध्यान रखिएगा। जहाँ पर कोई किसी का इंतज़ार नहीं करेगा, जो जिसको पाएगा वो खाएगा। और दूसरी बातें ध्यान रखिएगा, यहाँ सबसे मुख्य बातें याद रखना है, ऊर्जा का स्थानांतरण का जो मार्ग होता है बहुदिशीय होता है। ऊर्जा के स्थानांतरण का मार्ग कैसा होता है, बहुदिशीय होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आइए हम आगे क्लास में पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में। मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं। अगर आप लोगों को सारी कहानी अच्छे से समझ में आ रही है तो जाते जाते कमेंट करके आप जाइएगा। अगर एक बार आप सही कमेंट करके जाते हैं, जो वाकई में आपने फील किया है वही लिखिएगा, जो आपने वाकई में महसूस किया है कि हाँ हमने अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाया हुआ है और आपको समझ में आया है, तो वही आप लिखिएगा, बिल्कुल ईमानदारी से, जिस ईमानदारी से मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, मैंने हमेशा हर व्यक्ति से कहा है कि जीवन में कभी किसी के साथ गलत मत करिए। और दूसरी चीज़ है, जीवन में अगर आपके सामने कोई गलत कर रहा है तो उसको मना करने का प्रयास करिए, और कभी कोई व्यक्ति सही कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करिए, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। यही आपके जीवन का लक्ष्य है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और कुछ भी नहीं है। हमारे साथ हम जानते हैं कुछ भी नहीं जाएगा। हम सभी लोगों को पता है कि हमारे साथ ना पैसा जाएगा, ना हमारे साथ हमारी नौकरी जाएगी, ना हमारे साथ कुछ भी जाएगा, बल्कि हमारे साथ जो जाएगा हमारे अच्छे कर्म जाएंगे। तो हमारे अच्छे कर्म यही हैं कि लोगों के साथ न्याय करना। अगर हमसे कोई जिम्मेदारी देता है हमें, तो उसे न्यायपूर्वक काम करके देना और अपने आप को अच्छे से जीवन को चलाना, अपने जीवन को संतुलित बनाए रखना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 60-70 साल 80 साल हमें जीना है, जहाँ पर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए करके जाना है, ताकि आने वाली पीढ़ी हमें याद कर सके। बस इतना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है, इससे ज़्यादा हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद किसी का अगर कोई लक्ष्य है तो बाद में लिख देगा। अब कुछ लोग लिख देंगे मेरा तो सीटेट पास करना है, वो जीवन का लक्ष्य नहीं है, वो आपके भविष्य का लक्ष्य है कि हाँ बस एक समय के लिए आपको सीटेट अच्छा लगेगा, एक समय तक आपको नौकरी अच्छी लगेगी, एक समय तक आप देखेंगे आपको गाड़ी घर बंगला अच्छा लगेगा, एक समय के बाद आपको ये सारा कुछ अच्छा लगना बंद हो जाएगा। आपको लगेगा ये सब केवल और केवल क्या है, मिथ्या है, और इससे कुछ नहीं है। बस जीवन का जो लक्ष्य अंतिम है वो है हमारा मोक्ष और हमारे अच्छे कर्म। बाकी आप समझदार हैं, ठीक है। अब ज़्यादा कुछ बताना मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है। आप समझदार हैं, अब आप समझ गए होंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर आप बेहतर तरीके से हमारा सहयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत बेहतर तरीके से क्लासेज मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।